नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में अनिल अनालहतु जी के साथ हैं। साथियों, इन्होंने बीटेक खनन अभियंत्रण, आईआईटी, आईएसएम धनबाद और एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा और एमए में हिंदी किया। बिहार के भोजपुर आरा जिले के बड़का लौहर फरना गांव में दिसंबर 1972 में पैदा हुए। कविताएं इनके लिए केवल कथा विलास का काम नहीं करती, केवल समाज और समय के स्पंदन को पकड़ने का, चिन्हित करने का काम नहीं करती, बल्कि अनिल अनालहतु जी की कविताओं के साथ गुजरते हुए मैंने ये पाया कि ये कविताएं अपने संदर्भों में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी इनके लिए कविता के पीछे का संदर्भ और अपने पूर्वापर प्रसंग से जुड़ी हुई, अपने अतीत से जुड़ी हुई, अपने इतिहास से जुड़ी हुई ये कविताएं बेहद जीवंत हो जाती हैं। तो मैंने इन्हें संदर्भों का कवि कहा है। निश्चित तौर पर शोधार्थियों, इन्होंने बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताएं नाम के संकलन पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित इस आलोचना की पुस्तक पर दरअसल कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। आलोचना की रचना तथा इनका दूसरा कविता संग्रह है तूतनखामेन खामोश क्यों है। 100 से भी ज्यादा इन्होंने कविताएं रची, वैचारिक आलेख लिखे, समीक्षाएं, आलोचनात्मक लेख, देश, समय, समाज की तमाम कंटेम्प्ररी समसामयिक मैगजीन्स में, पत्र पत्रिकाओं में, चाहे वो हंस हो, कथादेश, वागर्थ, नया ज्ञानोदय, वर्तमान साहित्य, समकालीन सरोकार, पब्लिक एजेंडा, परिकथा, उर्वशी, समकालीन सृजन, हमारा भारत, निष्कर्ष, मुहिम, अनलहक, माटी, आवाज, कतार, रेवांत, पाखी, कृतियोर, चिंतन दिशा, शिराजा, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं। इनकी कविता इंडिया, पोएट्री लंदन, संवेदना पोएट, कविता नेस्ट आदि अंग्रेजी की पत्रिकाओं में भी, वेब पत्रिकाओं में अंग्रेजी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। मैंने कहा ना कि इनकी कविता संग्रह बाबरी मस्जिद तथा अन्य कविताओं पर साहित्य शिल्पी सम्मान पुरस्कार 2018 में मिल चुका है। प्रतिलिपि कविता सम्मान 2015 में मिल चुका है। कल के लिए पत्रिका द्वारा मुक्तिबोध स्मृति कविता पुरस्कार मिल चुका है। अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान इलाहाबाद द्वारा राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान मिल चुका है। आईआईटी कानपुर द्वारा हिंदी में वैज्ञानिक लेखन पुरस्कार संप्रति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में आप महाप्रबंधक के रूप में हैं। स्वयं अनिल अनालहतु जी के लिए कविताएं सिर्फ कैथारसिस का काम नहीं करती। उन्होंने कविताओं पर अपना विचार रखते हुए कहा कि मुझ पर व्यक्ति के रूप में मनुष्य की गरिमा को उसकी संपूर्णता में स्थापित एवं व्यक्त करने का लगातार दबाव बनाती हैं। कविताएं सामाजिक विद्रूपताओं एवं वैषम्य के विरुद्ध अनवरत और अंतहीन संघर्ष की ओर अंतः प्रेरणा इनकी लेखन का मंतव्य है। इनकी रचनाएं आईना है समाज और व्यक्ति का। उसको उसका विरूप और विकृत चेहरा भी दिखाती हैं, उससे मुठभेड़ करवाती हैं, उसे एक बेहतर मनुष्य और एक बेहतर समाज के निर्माण हेतु सतत सक्रियता का संधान करती हैं कविताएं। जब भी कोई व्यक्ति अपने अधिकार पाने के लिए लालायित उठता है, उठकर खड़ा होता है, फाइटर बनता है, तो वह सुंदर दिखने लगता है। अनिल अनालहतु जी की कविताओं में इसी सुंदरता की शाब्दिक अभिव्यक्ति मिलती है। अनिल अनालहतु जी संदर्भों के कवि हैं, जैसा मैं मानती हूँ, क्योंकि उनकी कविताओं में मैंने लगातार जब शोध किया तो शोधार्थियों, उनकी कविताओं में एक अतीत है, इतिहास अपने प्रामाणिक रूप में उपस्थित होता है, मौजूद रहता है, और बिना संदर्भित किए ये कविताएं दरअसल अपने असली अभिप्रेत तक नहीं पहुंच पाती। तो यही कारण है कि ये कविताएं अपने संदर्भों के साथ ही अधिक जीवंत, व्यवस्थित और अपनी तथ्यात्मकता को तर्कसंगत ठहराती हैं। शोधार्थियों, आज मैं उनकी 5 कविताओं के साथ आपको उनकी
रचना यात्रा तय कराऊंगी, हम सब सहयात्री बनेंगे, और कैसे उन्होंने बुद्ध को, मोहनजोदाड़ो को, ऐसे तमाम इतिहास के कई प्रसंगों को और ऐतिहासिक प्रेरक व्यक्तित्वों को अपनी कविता में आधार के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में, एक ज़रूरी, जिसको कहते हैं कि एक ज़रूरी मिसाइल की तरह लिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहली कविता है, मैंने अपने को आईने में देखा, मैंने अपने को आईने में देखा, न मालूम किस अव्यक्त दुख से दुखी हूं मैं। देख नहीं पाता हूं खुद को कि दिमाग की नसें तड़कती हैं। मैं वर्षों आईना नहीं देखता। मैं बुद्ध का सजल और शिष्य होना चाहता हूं। शाल वनों के झुरमुट में अंतिम प्रव्रज्या लेता सुभद्र। मैं एकाएक की मौत चाहता हूं। देखना चाहता हूं जिंदगी के पार उस महाशून्य को। सब्बम दुखम, कहा उसने निग्रोध, उठकर चला गया। मैं एक भिक्षु होना चाहता हूं। एक सूखे अशक्त हो बच्चे को पैरों पर उठ खड़े होने की लाचार कोशिश करते देखता हूं और रो पड़ता हूं। मैं करुणा में जीता हूं, मैं करुणा को जीता हूं। मैं जीता नहीं हूं, मैं हारता हूं। हारते हुए भी हारता ही हूं, और हारते हुए ही जीवन जीता हूं। चाहे सारी दुनिया वेश्याओं का चकला घर ही क्यों न हो जाए, जीना तो यही पड़ेगा, जीना तो यही पड़ेगा। वनलता सेन की चिड़ियों के घोंसलों सरीखी आंखों में डबडबा आए आंसुओं की उजास में, या आम्रपाली के सघन अमराइयों में। मैं एक नष्ट और लुप्त हो चुकी सभ्यता के भग्नावशेषों में, उन अतृप्त आत्माओं के बीच जीता हूं जिनका पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचा। यह नेपाल का एल डोराडो है, या सिंध का मोइनजोदड़ो, या नेरुदा का माचू पिच्चू, यह बिरसा का उलेहातू। यह अभिशप्त भूमि का वह टुकड़ा है जो एक देश कहलाता है, और मैं अब उसका वाशिंदा हूं। क्योंकि वे नहीं हैं, वे नहीं रहे, वे खत्म कर डाले गए, वे अब भी मारे जा रहे हैं, वे आगे भी मारे जाते रहेंगे। शोधार्थियों, जैसा मैंने बताया कि इस कविता का अपना संदर्भ है, कुछ संदर्भों से ये कविता और अधिक खुलती है। सुभद्र नाम से बुद्ध की प्रव्रज्या लेने वाले अंतिम शिष्यों में उनके महाप्रयाण के दिन उन्होंने प्रव्रज्या ली थी बुद्ध के। ऐसे ही महाशून्य की बात जो इस कविता में वो करते हैं, वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत दरअसल नागार्जुन प्रवृत्ति शून्यवाद यहाँ संदर्भित है। या बुद्ध का आप्त वाक्य दुखम, जो अभी उन्होंने इस कविता में भी कहा, सब्बम दुखम, तो ये सब कुछ अपने मायने के साथ, चाहे वो निग्रोध हो, अशोक को दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु, चाईबासा के जंगलों में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति हो, आलोचक शिवदेव की प्रसिद्ध उक्ति हो, या वनलता सेन जो बांग्ला कवि जीवनानंद दास की प्रसिद्ध कविता वनलता सेन से संदर्भित है, या आम्रपाली, वैशाली की नगरबधु आम्रपाली यहाँ बौद्ध धर्म में जब दीक्षित होने जाती है, या एल डोराडो विद्याधर सूरजपाल नायपाल का ऐतिहासिक उपन्यास है, उससे संदर्भित है, या मोइनजोदाड़ो सिंध की स्थानीय भाषा में जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। माचू पिच्चू ये पाब्लो नेरुदा की प्रसिद्ध कविता से है। उलिहातू बिरसा भगवान के नाम से जाने वाले बिरसा मुंडा के गांव का नाम है। यहाँ मेक्सिको के आदिवासी मय और एजेट का भी संदर्भ है। तो आप देख रहे हैं कि कई संदर्भों के साथ इस कविता में जो आदिवासी जनजातियां संदर्भित हैं, पूरे विश्व में जो हाशिए के बाहर ढकेल दी गई, जो खत्म होती जा रही लगातार, ऐसी आदिम प्रजातियां, ऐसी आदिवासी जनजातियां इस कविता में संदर्भित हैं। और साथियों, दरअसल इस एकाकी पन को कवि जीता है, उसी में मरता है, और वह इसे महसूस करता है कि बुद्ध होने में या बौद्ध भिक्षु होने में, करुणा को जीने में, करुणा को जीवन में उतार लेने में
यदि हार है तो उस हार में ही जीवन को जीने का मजा है। या आम्रपाली का उल्लेख वो करते हैं, अगर वनलता सेन का उल्लेख करते हैं, तो दरअसल वे कहते हैं कि ये सब हाशिए पर, ये सब नगण्य, न पहचानी जाने वाली, जिनकी शिनाख्त नहीं हो रही है, जिन्हें चिन्हित नहीं किया जा रहा है, इतिहास में इन सब ने अपनी ज़रूरी उपस्थिति दर्ज कराई और कवि उनको दरअसल उद्घाटित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। बेहतरीन कविता है। दूसरी कविता बाबरी मस्जिद। हजर कुन जदूदे दरुन हाय रेश कि रेशे दरूं आकबत सरकुनद, बहम्बर मकुनता तवाने दिले कि आहे जहाने बहम्बर कुनद। यानी भीतरी घाव के धुएं से बच, आकबत नजर आह होती है, एक भी दिल न तोड़, आह न ले, एक दुनिया तबाह होती है। ये बाबरनामा से है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का लिखा हुआ है बाबरनामा। कि लोग मेरी कविताओं की पंक्तियों को पढ़ेंगे और एकदम से सन्न रह जाएंगे, वे चौंक उठेंगे और सहमे हुए से अपने अपने दड़बों में ढुक जाएंगे। कि बाप जब पढ़ेगा बेटे की बेरोजगार दुस्वप्नों से दागदार जिंदगी की किताब, उसकी झुकी हुई कमर और झुक जाएगी कि मेरी कविताएं जो अपने समय की नंगी साक्षी होंगी, जला दी जाएंगी, चूल्हों में झोंक दी जाएंगी। कि लोग जब गुजरेंगे मेरी कविताओं से होकर, वे भूल जाएंगे अपने घर का रास्ता, कि जिंदगी पहाड़ पर टंगी लालटीन नहीं है, कि जिंदगी पहाड़ पर टंगी लालटीन नहीं है जो इस घात लगाए समय को ललकार सके, जहां अंधेरे में ही जीना ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, जहां प्रकाश आंखों में गड़ता है और एक कुत्ते से आदमी के बनिस्बत ज्यादा तमीज की उम्मीद की जा सकती है। कि पिछले 5000 सालों से सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रामीण किसान मजदूर इतिहास में अपनी जगह मांग रहे हैं। ऐसे में मेरी कविता जब बातें करती है मोइनजोदाड़ो में मिले मोहरों के खुदे अक्षरों से, और कांप उठती है एक समूचे विध्वंस से, कि एक सभ्यता के भग्नावशेष पर खड़ी हुई दूसरी सभ्यता कब तक सुरक्षित रह पाएगी। कि एक सभ्यता के भग्नावशेष पर खड़ी हुई दूसरी सभ्यता कब तक सुरक्षित रह पाएगी। कि इतिहास एक सड़ा हुआ मुर्दा है जिसकी जगह शहरों और हरी भरी आबादी से दूर वीरान कब्रिस्तानों में है। इसी वहीं दफन रहने दो कि भारतवर्ष के लिए एक ही मोइनजोदाड़ो काफी है, एक ही कब्रगाह, एक ही मुर्दा। स्थान तो आप ये देख रहे हैं कि इतिहास चीख कर उन सारी यातनाओं को, उन सारी यंत्रणाओं को, पीड़ाओं को व्यक्त कर रहा है। और उस इतिहास से अगर हमने सीख नहीं ली, अपने अतीत से हमने कुछ नहीं सीखा, और हम लगातार फिर से उसी विध्वंस को, उसी आतंकी शक्तियों को, उन्हीं आतताइयों को अपने इर्द गिर्द पाते हैं, और हर वक्त एक भय, एक आतंक में सहमे डरे हुए लगातार सींच रहे हैं, तो हम किस विकास की ओर जा रहे हैं? हम कौन सी सृष्टि रच रहे हैं? हम मनुष्य जाति और तमाम जनजातियां भी किस ओर बढ़ रही है? क्या ये उन्नत हो रही है? भविष्य कितना सुखद है? प्रश्नाकुल है, जिज्ञासु है कवि, और दूरदर्शी भी है, जो आपको साथ साथ अपनी यात्रा, अपनी कविता की संवेदना में अपने अनुभवों से गुजारता हुआ, अपनी स्मृतियों से गुजारता हुआ दरअसल आपको उस धरातल पर पहुंचा रहा है। बेहतरीन कविता। तीसरी कविता है गांधी जी का चश्मा और बीट करते कबूतर। वे सड़क की बाईं ओर अंतिम छोर पर चल रहे थे। उन्हें मालूम था कि जैसे चलते हैं ग्रह तारे, सूर्य चंद्र तारे, एक निश्चित गति से, एक निश्चित पथ पर चलती हैं ट्रामें भी उसी तरह, एक निश्चित गति से, एक निश्चित पथ पर। न जाने क्यों लगता है उन्हें कि वह जा आ सकते हैं कहीं भी, कभी भी, इसी ट्राम के नीचे। इसलिए चलते हैं वे सड़क के एकदम बाईं ओर अंतिम छोर पर, अंदर बैठी हुई किसी वनलता सेन, किसी चेतना पारी के हिलते हुए हाथों को देखते, भारी मन और मन भर के भारी कदमों को घसीटते हुए चलते हैं।
सड़क के बाईं ओर अंतिम छोर पर अनमनस्क गाढ़े स्याह अवसाद में डूबे सर को गोते चौरंगी के चौराहे पर देखते हैं नेताजी को स्वयं प्रकाश के चश्मे से। नेताजी की आंखों पर आज चश्मा नहीं है। हवलदार बाबू भावुक आदमी हैं, उनकी आंखें गीली हो जाती हैं बेतरह। क्या वे जानते हैं जानते हैं वे कि कैप्टन मरा नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, उसकी हत्या हुई थी। वे चलते हैं और जा पहुंचते हैं सड़क के मुख्य चौराहे पर और देखते हैं गांधी जी के आंखों पर चढ़े पथराए चश्मे को। क्या उन्हें अब भी दिखता होगा? वे खुद से पूछते हैं और गांधी जी के सिर पर बीट कर रहे कबूतरों को उड़ा देते हैं। ये नेहरू जी के हाथों से उड़ते हुए कबूतर शांति के प्रतीक हैं, जो कर रहे हैं बीट गांधी के गंजे सिर पर न जाने कब से बैठे हुए। हवलदार बाबू गांधी की प्रतिमा के सामने यूं ही बेसबब बेमतलब बीट करते कबूतरों को उड़ाते हुए कब तक बैठे रहेंगे? यह एक अनुत्तरित प्रश्न है जो हवा में लटका है, जिसके इस छोर पर ट्रंप हैं और उस छोर पर अंबानी। या आप देखिए, बड़े बड़े रसूखदार प्रतिष्ठित ट्रंप हो, अंबानी हो, रसूखदार लोग, पावरफुल, पद प्रतिष्ठा, पैसा, रुतबा जिनके पास है, जो हर ताकत को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं, जो सत्य को मुट्ठी में किए हैं, जो अहिंसा को मुट्ठी में किए हुए हैं, जो मनुष्यता तक को मुट्ठी में किए हुए हैं। यहाँ दरअसल संदर्भ वनलता सेन का भी है। ज्ञानेंद्र पति जी की मशहूर कविता ट्राम में एक याद, चेतना पारेख वहां से आती है। स्वयं प्रकाश जी की कहानी है नेताजी का चश्मा, उसका संदर्भ भी है। उसकी पात्र इसमें दिख जाते हैं आपको। दरअसल ये सभी पात्र जीवंत होकर आपके सामने सजीव होकर जैसे अपनी बेचैनी, अपना क्षोभ, अपने प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, अपने सवाल आपके सामने रख रहे हैं और आप निरुत्तरित, आप निशब्द, आपके पास कोई जवाब अब नहीं है उन सवालों का। और आप उन संदर्भों को देखते हुए, वो अकाट्य हैं, वो जो सवाल कर रहे हैं, वो जो बात उठा रहे हैं, और वे आज भी उतने ही अगर प्रासंगिक हैं, वो प्रॉब्लम एरियाज अगर आज भी ज्यों की त्यों, बल्कि मैं तो कहूँगी और विकराल रूप में, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे समुदाय की बात हो, चाहे प्रेम का लगातार छींचते जाना हो, चाहे वो भय हो, आतंक हो जो प्रेम पर हावी है, चाहे वो चारों ओर का जो संदेह का माहौल है, जो परिवेश है, जो लगातार हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं टिकने देता, उन सारी बातों को क्रम से अलग अलग पात्रों को, चरित्रों को उजागर करके दरअसल अनिल अनहल तुझे सवाल करते हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि ये हवलदार बाबू कब तक बैठे रहेंगे गांधी जी की रक्षा, उनकी प्रतिमा की रक्षा, उनके चश्मे की रक्षा, उनकी दूरदर्शिता की रक्षा करते हुए, उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण की रक्षा करते हुए कब तक बैठे रहेंगे? ये सवाल कब तक अनुत्तरित रहेंगे और ये हवा में कब तक त्रिशंकु की तरह बने रहेंगे, जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता। अगली कविता है जो मैंने नहीं कहा। यह शरद पूर्णिमा है और मैं चीखता हूं एक फूल मून मैनिया में। खून से सने और पीप से लिथड़े अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूं, निकनार पार्रा की तरह। जैसा उसने कहा था मैं कह नहीं सका, जैसा उसने कहा था मैं कह नहीं सका, और मैं कहना चाहता था जो कहा वह कहना नहीं चाहता था। मैं भौंकना चाहता था किंतु मैं दुम हिलाने लगा कुत्ते की तरह। मैं अपने शब्दों में चीखना चाहता था किंतु खुद को मिमियाते देखा डोमा जी उस्ताद के सामने। उन शब्दों को जिन्हें मैंने कभी नहीं जिया प्रिय पाठक, उन्हें अपनी स्मृति से निकाल बाहर करें। उन पुस्तकों को जिनमें मेरे रक्त और आंसू की लकीरें हैं, उन्हें जला दी जाए। इस बेशरम बेहया वक्त में इस समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवा नपुंसक गुस्से, मवाद भरे जख्मों और जीने के लिए शर्म जैसी शर्त की। बेहतरीन कविता।
कि उन मेधाओं को तिल तिल कर जलते और बुझते देखा सदा के लिए। गिन्सबर्ग की मानिंद न्यूयॉर्क की नीग्रो स्ट्रीट से बनारस की दाल मंडी की सड़ांध तक हाथों में लिए अतड़ियों का एक्सरे और मस्तिष्क की सिटी स्कैन अपने समय की बेहतरीन प्रतिभाओं को धूमिल तक जाते देखा कि आजादी के अमृत वर्ष तक कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ सालों के बदलने के, मतलब कैलेंडर बदल रहे हैं, तिथियां बदल रही हैं, वर्ष बदल रहा, युग करवट ले रहा है, लेकिन कुछ बदला क्या? क्या सचमुच कुछ सकारात्मक कुछ बदला? अभी कल ही की निराला की पुण्यतिथि थी और मुक्तिबोध के गर्भपन के टिन के उत्तप्त छत पर एक बार फिर नाचता हूँ इस आशंका के दीप अंधेरे में। दरअसल उन तमाम प्रतिभाओं का, उन मेधाओं का जिनकी वे बात कर रहे हैं और कहते हैं कि वे बेहतरीन प्रतिभाएं किस तरह धीरे धीरे धूमिल हुई, भुला दी गई, अतीत की गर्त में दबा दी गई और उनको अपनी हम कैसे लोग हैं। दरअसल कवि अपने बहाने, क्योंकि अब खुद को ही धिक्कार रहा है, लेकिन वो खुद के साथ खुद जैसों को कि एक चीख जरूरी थी, एक आक्रोश जरूरी था, एक उफान जरूरी था, एक ज्वालामुखी की तरफ फटना जरूरी था, एक विरोध प्रतिरोध की ज़रूरत थी, एक संहार और ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत थी। और हम मिमियाने लगे, हम गुपचुप अपनी अपनी खोल में, अपनी अपनी सुरक्षा कवच में छुपे हुए दुम हिलाने लगे और हम लगातार अपने उस क्षोभ को, अपने उस गुस्से को, अपने उस प्रतिरोध की धार को भोथरा करने लगे। और कवि इसलिए क्षुब्ध है कि जो मेधा, जो प्रतिभा इन चीज़ों के लिए लड़ते रहे लगातार, हमने उनको भुला दिया, उनके किए हुए को भुला दिया और आज वे इतिहास के किस गर्त में छिपे हुए हैं। तो शोधार्थियों, इन्हीं कुछ बेहतरीन कविताओं के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। अनिल अनाहलुत्ती जी की ये ज़रूरी कविताएं आज आपके सामने मैंने पाठ किया और इन पर थोड़ी सी बात की। बहुत शुक्रिया।